Hello students, I am Taruna Vishwas and I am back with another lecture of Principle of Inheritance and Variations. In the previous classes, we have already discussed the Mendel's laws, that is, we have discussed the concept of Mendelism. And after that, we have discussed the exceptions of Mendel's law of dominance. और उसमें मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? उसमें मैंने आपके साथ जो कंसेप्ट डिस्कस किए थे दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और साथ में मैंने आपको मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया। अब आज जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अब मैं दो टॉपिक्स को यहाँ फ्यूज करूंगी, दैट इज द कंप्लीट डोमिनेंस एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि ऑल द कैरेक्टर्स या ऑल द जीन्स जो है दे आर नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, क्योंकि मेंडल ने क्या बताया था कि जीन्स शोज द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। लेकिन अब जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी एक अलग सा कंसेप्ट है जिसमें सारे जीन्स नहीं, एक एक्सेप्शन केस डिस्कस करूंगी जिसमें क्या है डोमिनेंस भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन वी सी देम इन डिफरेंट रिस्पेक्ट। जब हम डिफरेंट फिनोटाइप्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो कुछ जीन्स कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं और कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। चलिए लेट मूव थ्रू दिस टॉपिक। यानी कि अ सिंगल जीन, यानी कि अ सिंगल जीन जो है, सिंगल जीन इट प्रोड्यूसेस sometimes more than one effect, ठीक है, more than one effect। अब मैं इस बात को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया था आपसे, जीन प्रोड्यूसेस सिंगल। यहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ यहाँ पर कि इन पी, गार्डन पी में एक कैरेक्टर हम लेते हैं, यानी कि स्टार्ट सिंथेसिस की, यानी कि स्टार्ट सिंथेसिस जो है, स्टार्ट सिंथेसिस दैट इज डिपेंडेंट ऑन जीन बी। ये मैं बता रही हूं स्टार्ट सिंथेसिस किस पे डिपेंडेंट है, ऑन जीन बी, ठीक है। अब यानी कि दिस इज द डोमिनेंट जीन। अब ये जीन, इफ दिस जीन इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन अगर दिस जीन इज प्रेजेंट दैट मीन्स होमोजाइगस कंडीशन। इस होमोजाइगस कंडीशन में ये जीन जो है दैट शोज द लार्ज स्टार्च ग्रेन साइज, यानी कि क्या इफेक्ट शो करेगा, यानी कि शोज लार्ज स्टार्च ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। यानी कि पी सीड्स के अंदर, पी की सीड्स के अंदर, मैं यहाँ पर स्पेशली नोट कर रही हूँ पी सीड्स, उसमें जो है स्टार्च सिंथेसिस जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ जीन बी। यानी कि जब ये बी जो है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, इट शोज द लार्ज स्टार्च ग्रेन साइज। व्हेन दिस इज प्रेजेंट इन रिसेसिव फॉर्म, ठीक है, तो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, इट शोज द स्मॉलर स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन साइज। सिंपल है क्योंकि दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज द रिसेसिव यहां पर। बट इफ दे आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दिस वन, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस what it should represent, it should represent the large starch grain size। चलिए मैं अब इसको छोड़ देती हूँ यहाँ पर, इसको मैं बाद में फिल करूंगी। अब मैं इसी कैरेक्टर को शो करती हूँ नेक्स्ट, यानी कि आफ्टर मैच्योरेशन, यानी कि आफ्टर मैच्योरेशन पी सीड्स, मैच्योरेशन पी सीड्स में क्या चेंज आएगा, ठीक है। यानी कि पी सीड्स में स्टार्च जो है द starch synthesis, it depends on the gene B. If it is present in homozygous condition, it shows the large grain size of starch. When it is in heterozygous condition, इसको अभी मैंने छोड़ दिया है, when it is present in recessive gene is present in homozygous condition, shows smaller starch grain size. But according to Mendel, मैंने क्या बताया है, when it is present in heterozygous condition, तो कैसा हो चाहिए, it should represent the large starch grain size,
लेकिन ऐसा नहीं है, इसको मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं आफ्टर मेच्योरेशन पी की सीड्स में चेंज की बात कर रही हूँ। आप देखो, मैं इसको नेक्स्ट कंसिडर करती हूँ कि व्हेन वी कंसिडर द स्टार्च ग्रेन साइज, तो हमारे ये रिजल्ट है। व्हेन दिस जीन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप, यानी कि आफ्टर मेच्योरेशन में बात करूं, आफ्टर मेच्योरेशन द पी सीड्स शेप की मैं बात कर रही हूं, तो यहां पर शेप जो है वो क्या है, दिस इज जस्ट having the BB, that is having the round seeds, यानी कि सीड्स की शेप कैसी है, that is they have the round shape। अब यहाँ पर if it is having the recessive, तो उस केस में जो शेप है that is the wrinkled seeds, यानी कि इस केस में सीड की शेप कैसी हुई, that is the wrinkled shape। अब अगर मैं बात करूं हेट्रोजाइगस फॉर्म में, तो यहां पर क्या है, अगर मैं डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूं, तो दिस वन शुड हैव द लार्ज स्टार्च ग्रेन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर कैसा होना चाहिए, इट शुड हैव अ राउंड। लेकिन यहां पर हम दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वन इज शोइंग द complete dominance, and when we take the another as a phenotype, if we consider starch synthesis as a phenotype consider करते हैं, तो यहाँ पर जो है इस केस में BB it shows the intermediate size of the intermediate starch grain size। तो यहाँ पर क्या है, starch grain का साइज कैसा है, तो starch grain size is intermediate type, but when we consider the shape as a phenotype, तो यहाँ पर जो है इस केस में जो है this heterozygous form, this shows round seeds, that means round shape of the seed। तो यहाँ पर जो है दोनों कंसेप्ट सेम है, सेम इज द जीन, लेकिन यहाँ पर दोनों के इफेक्ट अलग है। तो if we consider the starch grain size as a phenotype, this is the case of incomplete dominance, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये किसका केस हुआ, that is the case of incomplete dominance। But if we consider the seed shape as a phenotype, what can we conclude, we can conclude that is the case of dominance, it shows the dominance recessive relationship। So we have come to conclusion that all the genes, they do not shows the dominance recessive relationship, it depends on the phenotype which we consider when we taking two different characters which are controlled by a single gene। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। जब हम सीड शेप ले रहे हैं तो सीड शेप के केस में जो है हेट्रोजाइगस फॉर्म, दिस रिप्रेजेंट्स द जो है डोमिनेंस relationship, whereas we consider the starch grain size as a phenotype, what are the results, it shows the incomplete dominance। So this is concluded from this part। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक और फिनोमेना आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगी, दैट इज द प्लियोट्रोपी, यानी कि वी हैव डिस्कस द डोमिनेंस, साथ में मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस आपके साथ अब तक डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं एक नया कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगी, दैट इज द प्लियोट्रोपी। व्हाट इज प्लियोट्रोपी, आप देखिए डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा, वन जीन is having the two alleles, one gene it is having two alleles and in control one character। Next, one gene having more than two alleles
and they control one character. This is the dominant gene, dominant recessive gene. ये हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये किसका केस होगा? व्हेन मोर देन 2 एलील्स, दिस इज द, यानी कि एक्सेप्शन में मैंने डिस्कस किया था, एंड दे आर द मल्टीपल एलील्स. मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. ठीक है, अब यहाँ पर जो है वन जीन, यानी कि इट कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, यानी कि वन फिनोटाइप की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर. अब यहाँ पर क्या है? जीन इज वन having two alleles, but it affects, controls multiple phenotypic effects, यानी कि जब एक से ज्यादा phenotypic effect को कंट्रोल करे तो दिस इज नोन एज अ प्लियोट्रोपी. तो ये कंसेप्ट क्या हुआ? दिस इज प्लियोट्रोपी. यहाँ पर ये जो प्लियोट्रोपी है और जो जीन्स इस फिनोमिना को शो करते हैं, दे आर कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन्स. यानी कि व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस या कंट्रोल्स नंबर ऑफ phenotypic traits, this phenomena is known pleiotropy, and such genes which control, when a single gene controls number of phenotypic, it shows number of phenotypic effects, this is known as such genes are called pleiotropic gene. यानी कि यहाँ पर जो है that is a single gene influences number of phenotypic effects. अब यहाँ पर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू शो करती हूँ. अभी तक हमने एक ही इफेक्ट देखा. अब यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर इसका प्लियोट्रोपी का लेती हूँ, वो क्या है? यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ अ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि बाय बर्थ जो डिसऑर्डर डेवलप होता है, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया. इनहेरिटेंस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया. This disorder, it is a inborn metabolic disorder. Metabolic disorder है और ये कैसा है? It is a genetic disorder, यानी कि inborn genetic metabolic disorder. अब इस डिसऑर्डर में क्या है? हम इसको प्लियोट्रोपी के अंदर क्यों कंक्लूड करते हैं? दिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या है? वन जीन, यानी कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, यानी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है, विच कंट्रोल्स द कैरेक्टर. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है किसी रिएक्शन में क्या बनता है? देयर इज अ फिनाइल एलानाइन. ये जो है फिनाइल एलानाइन जो है, that is converted into another phenylalanine amino acid is converted into tyrosine named amino acid, and this conversion in a reaction, it depends on an enzyme phenylalanine hydroxylase, because we have already discussed in +1 about the enzymes. Enzymes control the reaction, यानी they control specific reaction. Phenylalanine hydroxylase enzyme जो है वो क्या करेगा? This converts phenylalanine to tyrosine. But in this disorder क्या होगा? ये जो enzyme है, this enzyme is synthesized by a particular gene, यानी कि ये जीन इस एंजाइम को बनाता है. बट इन द एब्सेंस ऑफ, यानी कि नॉन फंक्शनिंग ऑफ द जीन या मिसफंक्शनिंग ऑफ द जीन, तो अगर जीन प्रॉपरली, जीन में क्या हो जाती है? म्यूटेशन हो जाती है, चेंज आ जाता है, तो यहाँ पर दिस एंजाइम इज नॉट सिंथेसाइज्ड. एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा तो फिनाइलएलानाइन एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी, या फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
it is converted into phenyl pyruvic acid. यहाँ पर मैंने क्या बताया कि phenyl alanine is converted into tyrosine. Its conversion depends on the hydroxylase enzyme. In this disorder, in phenylketonuria, why it is caused? It is caused due to the absence of synthesis of hydroxylase enzyme, which is responsible for the conversion of phenylalanine to tyrosine. But when the mutation occurs, this enzyme is not synthesized. Enzyme synthesized नहीं होगा, तो phenylalanine is not converted into tyrosine. It gets accumulated in the body, or it get in absence of enzyme, it get converted into phenyl pyruvic acid. Then what the different phenotypic effects it shows, यानी कि क्या होगा, इस केस में phenylalanine accumulate हो जाएगा, एंड यहाँ पर मल्टीपल phenotypic effects में क्या होगा, मल्टीपल phenotypic effects में यहाँ पर इसमें पहली बात तो यहाँ पर यानी कि phenylalanine accumulates in brain, और इसके accumulation से क्या होगा, mental retardation. It causes mental retardation, यानी कि due to the absence of a single enzyme phenylalanine hydroxylase जो है leads to mental retardation. साथ में जो है वो paralysis of lower limbs, paralysis of lower limbs. क्यों? क्योंकि ये joints में जाकर जो है वो accumulate हो जाएगा phenylalanine या phenyl pyruvic acid. Next, it is also responsible for the less pigmentation of skin and hair, यानी कि less pigmentation of skin, less pigmentation of skin and hair. तो यानी कि hair और skin में color नहीं होगा. तो यानी कि due to the effect of a single gene, this enzyme is not synthesized. यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक सिंगल एंजाइम की एब्सेंस की वजह से there are number of multiple phenotypic effects are shown by us. So this is the effect of pleiotropy. तो यहाँ पर जो genes pleiotropy शो करते हैं, those genes are called pleiotropic genes. अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी यहाँ पर आपके साथ, जो मैं यहाँ प्लियोट्रोपी के अंदर डिस्कस नहीं करूंगी जब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन आई कैन टेल यू अनदर डिसऑर्डर दैट इज द अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया जो है इट इज एन आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच अ सिंगल जीन, यानी कि जीन में डिफेक्ट आएगा, और जीन में डिफेक्ट किस तरह का आएगा, यानी कि ड्यू टू द चेंज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय एन अनदर न्यूक्लियोटाइड. जो मैं मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको न्यूक्लियोटाइड्स डिस्कस करूंगी, वैसे भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट +1 टॉपिक. तो यहाँ पर क्या है, तो इसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से जो जीन में डिफेक्ट आएगा उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, इट चेंजेस द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर. हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी गेट reduced. When the oxygen carrying capacity get reduced, it leads to the sickle shape of RBCs. यहाँ देखिए पहला इफेक्ट क्या हुआ, ड्यू टू द चेंज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, दैट इज ए न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ टी. तो उस छोटे से चेंज आने से क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा. उसके बाद क्या होगा, इट्स ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी गेट रिड्यूस्ड. ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी जिसकी वजह से आरबीसीज जो है, आरबीसीज के नॉर्मल शेप होती है, दैट इज देयर स्फेरिकल शेप. बट इन दैट केस व्हेन म्यूटेशन अकर्स and in the gene it leads to the condition of low oxygen, shape of RBCs becomes sickle shaped, यानी कि they become C shaped like is this one.
तो इस तरह की सी शेप्ड आरबीसीज हो जाएंगे। एंड दीज सिकल शेप्ड आरबीसीज दे डू नॉट पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से पास नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से लीड्स टू सेवियर एनीमिया। दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया। ये डिजीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी, लेकिन प्लियोट्रोपी का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपने फिनाइल कीटोन यूरिया देखा, इसको भी मैं दोबारा डिस्कस करूंगी और इसको तो मैं डिस्कस करूंगी। तो सिकल सेल एनीमिया में भी मैंने आपको क्या किया, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस नंबर ऑफ इफेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है दीज आर कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन्स। अब नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर जो है डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, प्लियोट्रोपी आई हैव डिस्कस्ड। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो डिस्कस करूंगी दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? फिर से हम लोग वापस आ जाते हैं अपने उसी कंसेप्ट पर, मैंने जैसे कंसीडर किया था यहाँ पर, दैट इज मल्टीपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है दैट मीन्स पॉलीजीन्स, सेम one gene, one character is controlled by a one gene having two alleles, डोमिनेंस वाला। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा इनकम्प्लीट जो है वो कौन सा पढ़ा, यहाँ पर हमने मल्टीपल एलील्स के केस में कैरेक्टर वन, जीन वन, बट द नंबर ऑफ एलील्स आर more than same character one gene, but the number of alleles are more than 2 alleles. सेम उसी कंसेप्ट से मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने प्लियोट्रोपिक पढ़ा, one gene having 2 alleles but they control more than one phenotypic effect, ठीक है। नेक्स्ट हुआ हमारा ये। तो यहाँ पर 3 concept we have already discussed. यहाँ पर this concept is of dominance है। सेकेंड कंसेप्ट जो है ये किसका हुआ, दैट इज मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन्स। अब यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर जो ले रही हूँ दैट इज द फोर्थ कंसेप्ट, और ये फोर्थ कंसेप्ट क्या है, दिस फोर्थ कंसेप्ट है पॉलीजेनिक, दैट इज वन कैरेक्टर, phenotypic character, it is controlled by more than one gene. When more than one gene is responsible for the inheritance of a particular character, that character is known as a polygenic inheritance, and such genes are called polygenes. तो पॉलीजीन्स क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, व्हेन अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ कैरेक्टर और अ ट्रेट, कैरेक्टर ऑफ फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ, कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन पेयर, ठीक है। जब एक से ज्यादा जीन पेयर कैरेक्टर को वन जीन, तो ये क्या है, दिस इज नोन एज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको और क्या बोल सकती हूँ, आई कैन कॉल इट मल्टीपल जीन्स। यहाँ अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू शो करूंगी। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे ह्यूमंस के केस में आपने पी में देखा कि हाइट को अगर हम कंसिडर करें तो हाइट के केस में आपने देखा, वेदर पी के केस में जो मेंडल का वर्क था उसमें हमने देखा
कि या तो हाइट जो है वो टॉल होगी या डॉर्फ होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ह्यूमंस को जब हम कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ ह्यूमंस की, यानी कि पी में मैंने क्या बताया, गार्डन पी में जो मेंडल ने बताया था, दैट शोज द वन जीन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि ह्यूमंस का केस अगर कंसिडर करते हैं तो ह्यूमंस में जो है हाइट जो है दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जो मैं डिस्कस करूंगी वो है यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करूंगी, फिर मैं इस पूरे को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पीछे जो बेस है मैं उसका बारे में बताऊंगी। यानी कि एग्जाम्पल क्या हुआ, यानी ह्यूमंस स्किन कलर, ह्यूमंस में एक तो हो गया ह्यूमन में हाइट जो है, ह्यूमन हाइट जो है दैट इज अ केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और दूसरा केस जो है ह्यूमंस में स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, there are different shades of human skin color, that is that there are 7 different shades and they are not controlled by a single gene। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया मैंने कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। तो यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है क्या है, दैट इज स्किन कलर जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स। और ये 3 जीन्स कौन से हैं, दैट इज A, B and C। These are the 3 genes which control the different shades of human skin color। यानी कि इन डोमिनेंट जीन पर स्किन कलर डिपेंड करता है और स्किन कलर जो है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। यानी कि these genes, dominant genes, they are responsible for melanin pigmentation in the skin। मेलानिन पिगमेंट होने की वजह से जो है कलर रेंजेस फ्रॉम वेरी लाइट टू वेरी डार्क। जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर पिगमेंट। तभी तो हमारी स्किन का कलर ना वाइट होता है ना ब्लैक होता है, इंटरमीडिएट, बीच बीच में डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो ये डोमिनेंट जीन्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलानिन पिगमेंट फॉर्मेशन। व्हेन दीज जीन्स बिकम्स रिसेसिव तो क्या होगा, देयर इज नो मेलानिन पिगमेंट फॉर्मेशन एंड द स्किन कलर, यानी कि देयर इज नो पिगमेंटेशन इन स्किन, और हम उसको क्या बोलेंगे, वेरी फेयर, व्हाइट या एल्बिनोस। चलिए अब मैं यहाँ पर जो है ह्यूमंस में जो डिफरेंट कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स जो डेवलप हुए, हाउ दे डेवलप, यानी कि दे डेवलप ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ फर्स्ट बाय अ वेरी डार्क पर्सन बाय अ वेरी लाइट पर्सन। अब देखिए ये मैंने क्या बताया, यानी कि वेरी डार्क में क्रॉस अगर हम करते हैं ए बी बी एंड सी सी, दैट इज अ यानी कि डार्केस्ट स्किन कलर, डार्केस्ट कलर। अब डार्केस्ट कलर जो है जिसको मैं और क्या बोल रही हूँ, यानी कि दो नीग्रोज है दे हैव द वेरी डार्केस्ट कलर। अब दे आर क्रॉस्ड विद अ वेरी लाइट, दैट इज ए BB and small c, that is they all are recessive alleles, they have the lightest color, lightest color, यानी कि they are albinos, we call it albinos। अब यहाँ पर when a mating occurs in between them, what type of they show, यानी कि they form the 3 type, यानी कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ how the gametes are formed। गेमीट्स में जो है हर एक का जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, दैट इज फ्रॉम दिस पेयर ए कम्स, फ्रॉम दिस पेयर बी एंड दिस वन सी, हाफ ओनली। तो दिस इज द गेमीट फॉर्मेशन। इन दिस केस द गेमीट फॉर्मेशन इज अ सेम टाइप, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, दीज आर द गेमीट्स। अब देखिए when a mating between them, gamete fusion, it results in capital A, small a, capital B, small b, capital C and the small c। यानी कि जो F1 जनरेशन है अकॉर्डिंग टू मेंडल कैसी आनी चाहिए थी, इट शुड बी डार्केस्ट स्किन कलर, लेकिन ये ना डार्केस्ट टाइप ना एल्बिनोस टाइप, इट कम्स आउट टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पेयर्स। यानी कि यहाँ पर दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट, और यहाँ पर इंटरमीडिएट को बोलते हैं mulattoes, they are known as
मुलैटोज, यानी कि मीडियम शेड आया कलर का, ना तो बहुत ज्यादा डार्क ना बहुत ज्यादा लाइट, मीडियम शेड। अब जो 7 डिफरेंट शेड्स डेवलप हुए, क्यों हुए? दैट इज ड्यू टू, यानी कि इन ब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स दीज मुलैटोज, यानी कि पूरा एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, दे आर द मिक्सचर ऑफ दीज मुलैटोज, यानी कि मुलैटोज की ब्रीडिंग की वजह से 7 डिफरेंट कलर्स वर डेवलप, यानी कि यहाँ पर मैं इसको फर्दर कैरी करती हूँ, ए बी बी सी सी, दैट इज दे आर क्रॉस्ड। अब यहाँ पर ये जब क्रॉस होंगे तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स, तो गैमीट्स बनाने का मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर गैमीट्स, जब हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है तो हेट्रोजाइगस के केस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, लेकिन जब हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है तो उस केस में हेट्रोजाइगस फॉर्म में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। और यहाँ पर कितने गैमीट्स बनेंगे? अगर हम इनको इस तरह से बनाना शुरू करें तो बहुत मुश्किल होगी, तो हम एक को कंसिडर कर लेते हैं, हाउ वी कैन मेक गैमीट्स इन केस ऑफ व्हेन 3 जीन पेयर्स या मोर देन 3 जीन पेयर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर मैं इनके गैमीट्स, तो इनके गैमीट्स कैपिटल ए ले लेते हैं, देयर आर 2 टाइप, तो मैं इनको 2 को कंसिडर कर लेती हूँ, ए एंड स्मॉल ए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लेती हूँ, अब क्या है, बी भी 2 टाइप है, तो हम हर एक के साथ कैपिटल बी एंड द स्मॉल बी, सेम यहाँ पर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। नेक्स्ट सी, देयर आर 2 टाइप ऑफ सीज, तो कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, कैपिटल एंड द स्मॉल सी। तो ये हमारे बनते हैं। अब देखिए जो जो पेयरिंग है हम उनको कंसिडर कर लेंगे, दैट मीन्स ए बी एंड सी, दिस वन, तो ये हमारा एक गैमीट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए बी सी। सेकेंड गैमीट कॉम्बिनेशन, दिस इज स्मॉल सी, दिस इज कैपिटल बी एंड द कैपिटल ए, दिस इज द सेकेंड गैमीट। नेक्स्ट गैमीट इज कैपिटल सी, स्मॉल बी एंड द कैपिटल ए। थर्ड वन, स्मॉल सी, small b and the capital A. Next, capital C, capital B and small a, this one. Next is small c, capital B and the small a. Next is capital C, small b and a small a, and the last gamete is small c, small b and small a. That means there are how many gametes? You can get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यानी कि टोटल कितने gametes बने? 8 types of gametes. तो gametes के कितने थे? In case of when there are 3 heterozygous pair, तो कितने टाइप के gametes? 8 different types of gametes. जब हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस था तो हमारे पास कितने गैमीट्स थे? इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ गैमीट, 4 ऑफ मेल एंड 4 ऑफ फीमेल। तो हमारा जो पनेट स्क्वायर बना तो कितने रिजल्ट्स आए थे? 16। यहाँ पर जो है इट मींस 8 गैमीट्स आर प्रेजेंट, तो वी कंसीडर 8 ऑफ मेल गैमीट्स इन द रोज एंड 8 in the column. That means how many results we get in the F2 generation? We get total 64 रिजल्ट्स, और वो 64 रिजल्ट्स जो है डिफरेंट रेशियोज में कलर को शो करेंगे। चलिए आप 64 8 ब्लॉक्स ऐसे, 8 ब्लॉक्स रोज में, 8 ब्लॉक्स कॉलम, यानी कि वर्टिकल, और इस तरह से टोटल हमारे पास कितना होगा? इस तरह से 64 ब्लॉक्स का आप पूरा क्या बनाएंगे? कॉलम बनाएंगे। और फिर वही जो रूल हम करते हैं सेम इसी सीक्वेंस में आप रोज में लिखेंगे, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज में आप गैमीट्स लिखेंगे, और उसके बाद उनको क्रॉस करके उनके रिजल्ट्स आप शो कर देंगे। अब बात आती है कि हम रिजल्ट्स किस तरह से यहाँ पर शो करेंगे, क्या हमारी रेशियो आएगी F2 जनरेशन। तो यहाँ पर हमारी जो F2 जनरेशन की रेशियो आती है, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, तो उस केस में जो है F2 generation, it shows
7 स्किन कलर, 7 स्किन कलर। अब वो स्किन कलर कैसे होंगे, उनकी रेशियो कैसे आएगी, यानी कि इन स्किन कलर जब हमारा क्रॉस पूरा आ जाए तो हमें उस 7 कलर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, रेशियो कैसे करेंगे, तो वी कैलकुलेट by counting the number of dominant genes in each case। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो how many dominant genes are there? There are 3 dominant genes। लेकिन जब मैंने पेरेंट्स में लिए थे तो how many dominant genes were there? 6 dominant genes were present। तो आप हर रो में क्या करेंगे, you write all the counting the number of dominant genes। अब मैं लिखती हूँ, जैसे ये हमारा एक है, हमारे पास ये रिजल्ट आता है this one, so how many dominant genes you count? You count 1 and 2 and you write it 2। तो जहां पर मैक्सिमम 6 होंगे और मैक्सिमम जाकर 0, यानी कि none of the no dominant genes। तो आप इस तरह से पूरे कॉलम को फिल करेंगे, और जब पूरे कॉलम को जब फिल करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उनके अंदर सबके अंदर नंबर्स नोट कर लेंगे which shows the हर ब्लॉक में how many dominant genes are present in each 64 columns। और उसके बाद उन नंबर्स को काउंट करोगे, how many blocks you have written, 6 dominant genes, 5 dominant genes, 4 dominant genes, 3 dominant genes। तो यहाँ पर जो है if 6 dominant genes, 6 dominant जीन्स जैसा पेरेंट के केस में था, तो अगर 6 डोमिनेंट एलील्स में यहाँ लिख लेती हूँ, 6 डोमिनेंट एलील्स है, ठीक है, 6 है, यहाँ पर 3 डोमिनेंट एलील्स है, तो अगर 6 डोमिनेंट एलील्स है, दे आर डार्केस्ट स्किन कलर, सबसे ज्यादा डार्केस्ट स्किन कलर होगा। और इन 64 में से ओनली 1 ब्लॉक हैव द वेरी डार्केस्ट स्किन कलर, जो कैसा होगा, कौन सा होगा, फर्स्ट ब्लॉक होगा। सेकेंड जो है दैट इज द 5 डोमिनेंट एलील्स, तो 5 डोमिनेंट एलील्स, फिर 4 डोमिनेंट एलील्स, ठीक है, दिस इज द डार्कर, सबसे ज्यादा डार्कर, डार्केस्ट, और थर्ड इज द डार्क कलर। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद 4 के बाद क्या आ जाएगा, यानी कि जो F1 आया था हमारा वो क्या था, देयर आर 3 डोमिनेंट एलील्स, तो यानी कि 3 डोमिनेंट एलील्स। 3 dominant alleles means क्या आ गए वो, intermediate, and they are called mulattoes। Next 2 dominant alleles, 2 dominant alleles, that means अब वो किसकी तरफ चलेंगे, they goes towards the lighter skin color, तो they are the light, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, लाइट कलर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इज द 1 dominant एंड द ऑल रिसेसिव एलील्स, सारे कैसे हो गए लास्ट में, ऑल रिसेसिव एलील्स, तो यहाँ पर 1 dominant एलील्स। इस केस में जब जो है यहाँ पर सारे रिसेसिव होंगे तो यानी कि इट इज द लाइटर कलर, और यहाँ पर जो है इस केस में जो है it is the lightest color, that is a lightest skin color, that is very fair, भी मैं इनको बोलती हूँ very fair color, यानी कि एक तरह से एल्बिनोज आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 आएगा आपका डार्केस्ट, और डार्कर में आएगा आपका 6, डार्क में 15, और उसके बाद 20, और ये रेशियो फिर से उसी तरह से रिपीट होगी, 15:6, और जो है वो 15:6 एंड 1, यानी कि जो ग्राफ बनेगा, दैट केस अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी ऑब्टेन बेल शेप्ड ग्राफ, बेल शेप्ड ग्राफ ऑब्टेन होगा अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करते हैं इस पूरे रिजल्ट को। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगी 1:6:15:20:15:6:1, यानी कि आउट ऑफ टोटल 64 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितने हैं यहाँ पर,
यहाँ पर आपको जो है टोटल 64 रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और उन 64 में से ओनली वन इज द नेग्रो और जो है वन इज द वेरी फेयर और द एल्बिनो और सारे दे आर डिफरेंट शेड्स, यानी कि मैंने कितने शेड्स बताए थे आपको, दे आर 7 डिफरेंट शेड्स और ये वो 7 डिफरेंट शेड्स है ह्यूमन स्किन कलर। अब आ जाते हैं वापस इस कंसेप्ट पे, यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि जो नंबर ऑफ डोमिनेंट यानी कि स्किन पिगमेंटेशन इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स एंड ईच जीन कंट्रीब्यूट पार्शियली for the inheritance of the trait, यानी कि one allele is not fully dominant, not fully recessive, यानी कि जो हर dominant allele है that it is having its own contribution, यानी कि it contribute partially for the inheritance of skin color. That means for the expression of its full trait, how it is controlled, it depends upon the number of dominant alleles. जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे यानी कि ऑल द डोमिनेंट एलील्स दे शोज द एडिटिव इफेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर और अ फिनोटाइप टू इट्स फुलेस्ट रेंज। तो यहाँ पर सारे केस में क्या होगा, यानी कि अगर उसको पार्शियली कंट्रोल करना है यानी कि ईच एलील इज कंट्रोलिंग द पार्शियली द कैरेक्टर, दैट मींस इफ देयर आर 6 डोमिनेंट एलील्स each one is contributing 1/6 part. It means if the number of dominant alleles decreases, that means it is decreasing by 1/6 each time. And if the dominant allele is increasing, by increasing each dominant allele, it's increasing the phenotype by 1/6. तो यहाँ पर जो है क्या है, यानी कि जो कैरेक्टर है वो किससे कंट्रोल होता है, number of dominant alleles पर। That's why we call it polygenic inheritance, यानी कि none of a single allele can control the character to its fullest range. That's all in this topic. तो ये आपको अब आप इसका ग्राफ बना के देखें, आप इसका जो है क्रॉस बना के देखेंगे। मैंने आपके सामने ये all the 8 gametes I have written here, 8 ऐसे टोटल 64 कॉलम्स, 8 रोज एंड 8 कॉलम्स, तो टोटल उससे आपका टोटल 64 रिजल्ट्स आएंगे। और ऑलरेडी हम लोग पनेट स्क्वायर को फिल करना मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको बता चुकी हूँ। तो जब आप उनको कैलकुलेट करेंगे इस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, तो योर रेशियो कम्स आउट टू बी दिस। अगर आपकी रेशियो ये नहीं आती है, यू हैव समवॉट रिटन रॉन्ग इन एनी वन ऑफ द ब्लॉक, तो इसलिए हर एक ब्लॉक को अच्छे से अगर आप लिखेंगे तो आपकी रेशियो ये सब आएगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप उनको ये नंबर दे देंगे, नंबर 1 6 डोमिनेंट एलील्स, 5 डोमिनेंट है और जितने में 6 लिखा है जितने में 5 लिखा है आप उनको काउंट करके अपनी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूंगी आपके सामने वो मैं डिस्कस करूंगी जो है नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द डोमिनेंस, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। डोमिनेंस भी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्सेप्शंस भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कि अब मैं डिस्कस करूँगी व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हाई सम जीन्स आर रिसेसिव। लेट्स वी डिस्कस द next topic, that is the what is the concept behind the dominance of a character, यानी कि we'll discuss the concept of dominance। अभी तक क्योंकि हम सारे जीन्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स पढ़ चुके हैं कि किस हाउ जीन्स बिहेव, तो आपने डिफरेंट बिहेवियर्स देखे, कई बार वो पूरे इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, कई बार पार्शियली कंट्रोल कर रहा है, या कई बार वो इनहेरिटेंस यानी कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर, इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है वो शो कर रहा है। अब मैं जो यहाँ डिस्कस करूंगी व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द डोमिनेंस। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, व्हाई सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हाई सम जीन्स आर रिसेसिव, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब इसमें डिस्कस करते हुए मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पर, यानी कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स आर
डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जीन्स या एलील्स दे अकर इन पेयर्स, ठीक है। देयर आर टू फॉर्म ऑफ अ जीन, यानी कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात कर रही हूँ, दे पोजेस जीन पेयर, यानी कि दे पोजेस 2 कॉपीज ऑफ अ जीन की 2 कॉपीज, और वो क्या होंगी, वी कॉल देम एलील्स। तो यहाँ पर जो है अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो होमोजाइगस होंगे फॉर द जीन पेयर, दे हैविंग द सेम जीन पेयर। लेकिन होमोजाइगस में होगा तो हमारे पास है कि दे शोज द डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप, यानी कि जो भी जीन होगा वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। लेकिन मैं बात करती हूँ हेट्रोजाइगस कंडीशन की, यानी कि इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, हेट्रोजाइगस जो होंगे, हेट्रोजाइगस में दे पोजेस 2 डिफरेंट कॉपीज, यानी कि दे पोजेस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स। यानी कि उस केस में अगर मैं कंसीडर करूं एलील, इफ आई रिप्रेजेंट इट बाय ए, तो उसके 2 एलील्स क्या हुए, आई कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म ए एंड ए। होमोजाइगस है तो इट इज हैविंग द कैपिटल ए एंड द, मैंने रिप्रेजेंटेशन यू के लिए लेटर यूज किए हैं। होमोजाइगस में क्या होगा, इन द होमोजाइगस फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर दे आर हैविंग द कैपिटल ए और स्मॉल, तो जो इनका एक्सप्रेशन होगा वो ये शो करेंगे। लेकिन जो हेट्रोजाइगस हो गए, हेट्रोजाइगस के लिए मैं क्या बोलती हूँ, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो जो हेट्रोजाइगस है, आउट ऑफ 2 एलील्स, इसमें से 1 इज डोमिनेंट एंड 1 इज रिसेसिव। ये होगा जो डोमिनेंट और रिसेसिव की मैं बात कर रही हूँ। तो यानी कि 1 क्या है, 1 इज डोमिनेंट और 1 रिसेसिव। क्यों होता है, यहाँ पर जो है 2 एलील्स में से 1 इज द नॉर्मल, कि जो डोमिनेंट एलील है दैट इज द नॉर्मल एलील or a normal gene which expresses itself by synthesizing a enzyme which controls the synthesis of a particular product, यानी कि which can modify the substrate into a particular product। लेकिन मैं दूसरा जो है, जो रिसेसिव एलील है, उसमें क्या कह रही हूँ, यानी कि रिसेसिव एलील जो है दैट इज अ मॉडिफाइड, इसको मैं क्या कह रही हूँ, इट इज अ मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील क्यों है, इट इज फॉर्म ड्यू टू स्लाइट चेंजेस विद इन देम, यानी कि दैट इज स्लाइट म्यूटेशन ड्यू टू द चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। कैसे, यानी कि उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसमें कुछ चेंज आ गया है और उसकी वजह से वो मॉडिफाई हो गया, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द, इट वेरीज स्लाइटली, और उसकी वजह से वो कैसा हो गया, रिसेसिव, यानी कि अब वो एक्सप्रेशन वो शो नहीं कर पा रहा है जो एक डोमिनेंट एलील, एक नॉर्मल एलील को शो करना चाहिए। यानी कि इन दिस केस इंफॉर्मेशन गेट मॉडिफाइड, तो उसमें इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड, ये एक्सप्रेस करेगा तो कैसा होगा, इंफॉर्मेशन इज मॉडिफाइड। Here is the dominant allele or the normal allele is responsible for the normal information, यानी कि normal information how it expresses itself by synthesizing enzyme which can modify the substrate, यानी कि normal जीन जो है, जिसको मैंने क्या कहा है, normal जीन या normal allele, ये क्या करेगा, it is responsible for the synthesis of normal product, यानी कि क्या करेगा, produces normal enzyme, normal enzyme जो produce करेगा, normal enzyme, ठीक है, which convert substrate, जो substrate को, यानी कि मैं कहती हूँ कि which modifies the substrate, ये substrate को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, when the जो है मॉडिफाइड जीन जो है वो how it expresses, जो मॉडिफाइड जीन है या एलील है, it produces the abnormal enzyme, यानी कि वो नॉर्मल शो नहीं करेगा,
यानी कि मॉडिफाइड जीन, हाउ इट शोज इट्स इफेक्ट, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फिनोटाइप। कैसे? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट, यानी कि जो पहला है दैट इज फॉर द नॉर्मल और द लेस फंक्शनल एंजाइम। या तो जो एंजाइम क्योंकि मॉडिफाई हो गया है तो या तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, या वो हल्का सा लेस फंक्शनल एंजाइम फॉर्म करेगा। ठीक। सेकेंड केस, इट फॉर्म्स इन एंजाइम, यानी कि यहाँ पर वो जो है सेकेंड केस में क्या कर सकता है, इट फॉर्म्स द नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम फॉर्म करेगा जिसकी वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड केस में जो है वो इट सिंथेसाइजेस नो एंजाइम, या फिर वो कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पर 3 केसेस में मॉडिफाइड एलील जो है वो कैसे इफेक्ट शो करेगा, यानी कि जो नॉर्मल एलील है इट प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम व्हिच क्रिएट्स सम मॉडिफिकेशन इन द सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो मॉडिफाइड जीन है वो कैसे इफेक्ट शो करेगा, या तो वो नॉर्मल या लेस फंक्शनल एंजाइम फॉर्म करेगा, यानी कि उसका कोई रोल, उसकी मॉडिफिकेशन से कोई बड़ा चेंज नहीं आया। तो उस केस में जो इफेक्ट शो होगा वो किसका होगा, डोमिनेंट। तो इस केस में जो है वो क्या है, दैट इज अ डोमिनेंट एलील, तो ये डोमिनेंस शो करेगा। और अगर ये जो है इफ द मॉडिफाइड जीन इज नॉन फंक्शनल एंजाइम फॉर्म करे या इट फॉर्म्स नो एंजाइम एट ऑल, दैट मीन्स जो जीन है तो वो जीन या एलील कैसा है, इट इज रिसेसिव। तो यहाँ पर रिसेसिव एलील कौन होगा, जो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम फॉर्म करे या इट फॉर्म्स नो एंजाइम एट ऑल। तो दोनों ही केस में नॉर्मल एंजाइम से अलग होगा अगर जीन रिसेसिव होगा। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब जो है हम यहाँ पर आज हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है, वी हैव कंप्लीटेड द जीन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज ये हमारा कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।